गुड मॉर्निंग क्लास। गिरिजा शंकर जोशी, सुनीता ग्लोबल स्कूल से। चैप्टर है हमारा थर्ड, रूलिंग द कंट्री साइड। हिस्ट्री सब्जेक्ट्स के अंदर हमने अभी जो सेकंड चैप्टर किया था उसी को आगे हम बढ़ाते हैं, रूलिंग द कंट्री साइड। अब यहां पर हम देखते हैं कि ब्रिटिश जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ट्रेडिंग कंपनी से क्या बन गई है, अब कॉलोनियल पावर बन चुकी है, टेरिटोरियल पावर बन चुकी है, वो भारत में रूल करने लग गई है। हम इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। द कंपनी बिकेम्स द दीवान। जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया कि कंपनी अब दीवान बन चुकी है। बक्सर का जो बैटल हुआ उसमें कंपनी अपने आप में एक दीवान घोषित कर दी गई और अब वो वहां पे रेवेन्यू कलेक्ट करने लग गई। अब कंपनी का जो मूड है वो व्यापार ना करके भारत में शासन करने का हो गया है। अब उसे ऐसा लग रहा है कि हम पूरे भारत में रूल कर सकते हैं। तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में वैसे पढ़ा दिया है और एक्सप्लेन भी किया है कि किस प्रकार भारत में ब्रिटिश जो कंपनी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हम इसी बात को यहां से शुरू कर रहे हैं। द कंपनी बिकम्स द दीवान। ऑन 12 अगस्त 1765 the Mughal emperor appointed the East India Company as the दीवान ऑफ बंगाल। सबसे बहुत अच्छी बात यही है, 12 अगस्त 1765 मुगल एम्परर जो था उसने कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया। उस समय रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का गवर्नर था और यही अब क्या बन गया, दीवान। अब कंपनी कुछ भी करे तो उसे कोई रोकने वाला नहीं है। जैसा कि आप ऊपर पेंटिंग में देख सकते हैं, इस प्रकार दीवान थे और इन दीवान के पास में ब्रिटिश जो है ऑफिसर्स आते और अपनी परमिशन लेते। लेकिन अब इस पेंटिंग में जहां पर ये दीवान बैठा है इसी जगह ये ब्रिटिश ऑफिसर खुद बैठ गए। तो सोचिए कि अब एक तरह से बंगाल का राजा खुद कंपनी बन चुकी है। As Diwan, the company became the chief financial administrator of the territory under its control. अब एक दीवान के रूप में कंपनी खुद चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन चुकी है टेरिटरी की और वो ही अब रेवेन्यू कलेक्ट करेगी। अब उसे अपने लिए कुछ भी सामने नुकसान नहीं दिख रहा है और वो किसी को टैक्स देने वाली नहीं है और अपना ट्रेड पूरी तरीके से फैला सकती है और बेनिफिट बहुत ज्यादा कमा सकती है। साथ ही साथ उसी को ही रेवेन्यू कलेक्ट करने का आदेश दे दिया गया है। Now it's had to think the administrating the land and the organizing its revenue resources. This had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expense of the company. A trading company had also to ensure that it could buy a product it needed and sell what it want. अब कंपनी को क्या बेचना है, क्या खरीदना है, उसे क्या करना चाहिए, ये सब उसी के ऊपर निर्भर करता है। उसके ऊपर कोई भी सुपरविजन नहीं है। और द ईयर द कंपनी ऑल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विथ सम कॉशन, बीइंग एन एलियन पावर इट्स नीड टू पैसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. Those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. अब उनको ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर एलाइन पावर बनना होगा और इसके लिए उसे कंट्री साइड, जो पूरे देश के अंदर छोटे छोटे जो रीजनल किंगडम है उनके साथ उन्हें कंट्रोल करना होगा, चाहे उनके साथ उन्हें ट्रीटी करनी पड़े या फिर उन्हें क्लैप्स करना पड़े। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, बात आती है अब कंपनी का रेवेन्यू क्या होगा। द कंपनी हैड बिकेम द दीवान बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ primarily
as a trader. It wanted a large revenue income but was unwillingly to set up any regular system to assessment and collection. The effort was to increase the revenue as much as it could and buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible. Within 5 years, the value of goods bought by the company in Bengal doubled. Before 1865, the company had purchased goods in India by importing gold and silver from Britain. Now the revenue collected in Bengal could finance the purchase the good for export. इस बात में देखिए पैराग्राफ में बहुत कुछ छिपा हुआ है, इस बात को समझिए। अभी तक कंपनी जो केवल ट्रेडर थी, अब वो यहाँ पे दीवान बन चुकी है, लेकिन वो अपने आप को ट्रेडर ही रखना चाहती है। लेकिन उसने एक रेगुलर सिस्टम बना दिया रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, ताकि उन्हें रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा मिल सके। अब वो ट्रेडर के रूप में यहां पर कॉटन, सिल्क बहुत ही सस्ते से सस्ते दाम, जितना संभव हो सके सस्ते दामों में खरीदना है और एक्सपोर्ट करना है आगे, और वहां पे डबल दामों में बेचना है, मतलब प्रॉफिट डबल। इस प्रकार कंपनी जो है इंग्लैंड से, ब्रिटेन से जो गोल्ड और सिल्वर लेकर आती और यहां पर उस गोल्ड और सिल्वर के बदले वो सिल्क और कॉटन लेकर जाती। लेकिन अब उसे गोल्ड और सिल्वर ब्रिटेन से नहीं लाना होगा, क्योंकि अब भारत के बंगाल से ही उसे क्या करना है, कलेक्ट रेवेन्यू, और उसी रेवेन्यू को वापस वही खर्च करना है ताकि वो कॉटन और सिल्क खरीद सके। मतलब यहीं का पैसा यहीं पर लगाना और उस पैसे के बदले कॉटन और सिल्क बिना किसी दाम दिए लेकर जाना, और वो भी डबल फायदे के साथ। कंपनी रातों रात पैसे कमाने लग गई। Soon it was clear that the Bengal economic was facing a deep crisis. सीधी सी बात है, बंगाल का पैसा वहां से लेकर जाना, वहां का सामान गुड्स जैसे कॉटन है, सिल्क है, वो भी लेके जाना और फायदा डबल खुद के लिए करना, तो बंगाल की इकोनॉमी तो डाउन होनी ही है। Artisans were deserting village since they were being forced to sell their goods to the company. अब जो लोग वहां पर थे, लोकल ट्रेडर थे, उनको ये फोर्स किया गया कि वो अपना सामान किसको बेचे, कंपनी को। इस प्रकार भारत के ऊपर ये एक बहुत ही बड़ी विपदा आ गई। अंग्रेज हमसे पैसा भी लेके जा रहे थे और हम पर ये दबाव भी डाल रहे थे कि वो अपना सामान हम अपना सामान उनको सस्ते से सस्ते दाम में बेचें। इस प्रकार जो है 1770 a terrible famine killed 10 million people in बंगाल। 1770 में एक बहुत ही बड़ा अकाल हुआ और उसमें करीब 10 मिलियन पीपल जो है बंगाल में मारे गए। 1/3 पॉपुलेशन साफ हो गई। 100 में से 30 व्यक्ति वहां पर मारे गए, तो सोचिए आप 30% जो जनसंख्या 33% वो वहां पे समाप्त हो गई। इस प्रकार आगे देखते हैं द नीड टू इंप्रूव एग्रीकल्चर। जब ये फेमाइन हुआ तो ब्रिटिशर्स को ये लगा कि इस प्रकार हम रेवेन्यू ही इकट्ठा करेंगे और अकाल पड़ता रहेगा तो फिर हम आगे क्या करेंगे। तो इन्होंने हमारी एग्रीकल्चर जो सिस्टम है उसमें सुधार करने की कोशिश की। इफ द इकोनॉमी वाज इन ruin, could the company be certain of its revenue income? Most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. कुछ कंपनीज के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने सोचा कि हमें यहाँ की जमीन को और ज्यादा इंप्रूवमेंट करवाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और एग्रीकल्चर को हमें इंप्रूव करना चाहिए। तब कंपनी ने एक सिस्टम लेकर आया, वो कहां लेकर आया उसी को हम पढ़ रहे हैं। After 2 decades the debate of the question, the company finally introduced the permanent settlement in 1793. बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे, हम 1793 में एक परमानेंट सेटलमेंट लेकर आते हैं। ये परमानेंट सेटलमेंट है क्या?
हम इसी को यहाँ पे पढ़ेंगे, इसी बात को समझेंगे। बाय द टर्म्स ऑफ द एज जमींदार, बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट द राजा एंड तालुकादार were recognized as zamindar. They were asked to collect rent from the peasant and pay revenue to the company. भारत में राजा और तालुकादार वो जमींदार कहलाते थे क्योंकि जमीन के मालिक वही थे, और यही जमींदार, चाहे वो राजा हो, चाहे वो तालुकादार हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो सामंत हो, ये सभी जमींदार कहलाते थे। ये जमींदार ही जो किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उस रेवेन्यू को आगे कंपनी को देते थे। The amount to be paid was fixed permanently, that is, it was not to be increased ever in future. अब ये जो जमींदार जो रेवेन्यू दे रहे हैं कंपनी को, किसानों से टैक्स के रूप में वसूल करते हैं और उसी टैक्स को आगे कंपनी को दे रहे हैं, इसे कंपनी ने फिक्स कर दिया। जमींदार को बोल दिया कि हम तुमसे इस फिक्स पेमेंट ही लेंगे, आगे हम इसे नहीं बढ़ाएंगे। It was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company's of officer and the same time encourage the zamindar to invest in improving the land, since the revenue demand the state would not be increased. The zamindar would benefit from increased production from the land. जमींदार को यह कह दिया गया कि आपको एक फिक्स पेमेंट हमें देना है, परमानेंट पेमेंट हमें देना है, और हम उसे न तो बढ़ाएंगे न घटाएंगे। आपको इतना पैसा हमें रेवेन्यू के रूप में देना है। आप और किसान आगे क्या करते हैं वो आप देखें। कंपनी को ऐसा लगा कि अब हमारे पास जो पेमेंट आएगा, जो रेवेन्यू आएगा, वो लगातार एक जैसा आएगा और हमें किसी प्रकार की कोई माताबच्ची नहीं करनी होगी। तो इस प्रकार ये चैप्टर आगे चल रहा है और हम इसके बाद में इसमें समस्या क्या आती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कल रेगुलर। इसलिए आज इसको यहीं रोकते हैं और कल इसको कंटिन्यू करते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।